अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईनी अदालत के हवाले से और जाली मैंडेट पर आई हुकूमत जो भी इस तरह इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रही है और जाली तरीके से आईनी तरामीम पास करवाने की कोशिश कर रही है। इस पर नदीम मलिक ने शो के दौरान राना सनाउल्लाह को बुलाकर उनकी बैंड बजाकर रख दी और राना सनाउल्लाह की बोलती बंद करके रख दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये जो बात है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाली, ये तो 2006 में जो मुआहदा हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जिसे जाना जाता है, तो उसमें ये बात तय हो गई थी। और ये बात अगर अब फोकस पे आ गई है तो बहुत अच्छा हुआ, ये पहले आनी चाहिए थी। सर लेकिन 18वीं तरमीम में आपने इसकी हिमायत नहीं की थी। जज साहबान है, नून लीग ने खुद इसकी 18वीं तरमीम के मौके पर इसकी हिमायत नहीं थी की। PMLN को भी उस वक्त शायद ये एहसास नहीं था। ये आप देखें कि उनकी राना साहब उस वक्त ये तो नहीं था कि इफ्तिखार चौधरी साहब की आपसे बहुत मोहब्बत थी और पीपल्स पार्टी को रगड़ा मिल रहा था, तो आप लोग इस पे खुश होंगे कि ठीक है अभी जरूरत नहीं है आईनी अदालत की, इफ्तिखार चौधरी हमारे साथ है। उस वक्त ये सोच तो कार फरमा नहीं थी। लेकिन अब सूरत अच्छा, मैं इस इशू पे सलमान अकरम राजा साहब को भी शामिल कर लूं। सलमान अकरम राजा साहब, क्या पाकिस्तान में आईनी अदालत भी करेंगे? हाँ, क्या पाकिस्तान में आईनी अदालत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? देखिए, नहीं बननी चाहिए और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। आईनी अदालत के हक में खिलाफ जो भी दलाइल हों, मैं समझता हूँ इस वक्त जो आईनी अदालत का क़याम है वो सरासर बदनीयती की बुनियाद पर है। एक तो बुनियादी हकूक़ वाला मामला काफ़ी थॉरनी है। हमने कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से, उन्होंने कहा कि हमारे सामने जब ये आया कि आर्टिकल 8 को छेड़ रहे हैं, 199 रिट जुरिस्डिक्शन को छेड़ रहे हैं, तो हमने तो हाथ खड़े कर दिया कि हम नहीं आपका साथ दे रहे। कोई ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बिल्कुल बनेगी, हर कीमत पे बनेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह जो है वो से किस जज को वफाकी आईनी अदालत में ले बना दिया जाए तो फिर ये राजी हो जाएंगे। जी, आप वफाकी आईनी अदालत में किस जज को ले जाना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? देख, मेरा ख्याल है कि अगर सैयद मंसूर अली शाह साहब को ले जाएं तो ये राजी हो जाएंगे। आप किस पे राजी होंगे? पर्सन बेस्ड इनके एतराज़ात हैं। देखें जो राना साहब आपकी ख्वाहिश क्या दिया गया है, आप किसको ले जाना चाहते हैं वफाकी आईनी अदालत में? जी सुन लेना, सारे जज काबिल एहतराम है। अगर आप 26 अक्टूबर से पहले करें उसको तो काजी फायद ईसा सीनियर मोस्ट होंगे। सर सारे काबिल एहतराम है। 26 अक्टूबर से पहले अगर आपने पैकेज लाए तो फिर काजी फायद ईसा सीनियर मोस्ट होंगे। चले, जिस अमल के ऊपर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो मुत्तफिक हैं, JUI के लोग भी मुत्तफिक हैं। बाकी ठीक है, ये जो होती है ना छोटी मोटी कि जी JUI से कौन मुत्तफिक है सर? करे मौलाना फजल रहमान तो इसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं जी। JUI से 100%। मौलाना फजल रहमान तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। 100% वो जी 100% वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर जो है वो मुत्तफिक है। बाकी रही कि सर वो मुखालफत कर रहे हैं पब्लिकली जज, यानी 365 में से 2 जो है वो कोई तकरीबन 150 दिन तो वैसे ही हमारी आला अदलिया जो है वो छुट्टी पे रहती है। बाकी दिनों में से जो है वो 145 दिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनते हैं, 5 दिन जो है वो बाकी केसों के लिए बचते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो 3 या 5 आपको इस्लाहात कम्प्रिहेंसिव वो करनी चाहिए सर, इस्लाहात वो आपको करनी चाहिए जिससे बहुत सारे केसेस लगना शुरू हो जाएं। इस पे दो राय नहीं है। अब जजों की छुट्टी कर सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट की खाली असामियाँ पुर कर सकते हैं, बाकी अदालतों की खाली असामियाँ पूरी कर सकते हैं, केस के ऊपर टाइमलाइन सेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। वफाकी आईनी अदालत के अलावा भी 100 तरीके मौजूद हैं। लेकिन 199 की जुरिस्डिक्शन को आप छेड़ें या आर्टिकल 8 को आप छेड़ें तो फिर मसाइल है सर। ये जो खदशात या अबहाम जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो राना सनाउल्लाह साहब पिक एंड चूज करेंगे तो वो राना सनाउल्लाह साहब, जब आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया था तो उससे पहले मरियम नवाज बहुत सारे जलसों में बेंच फिक्सिंग के इल्जाम आयद करती थी और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और आपने भी सही क्रेडिट लिया कि हमने ट्रांसपेरेंसी ले आई है। अब एक फर्द वाहिद, 1 मैन शो नहीं है। आप सब लोगों ने इसका क्रेडिट लिया कि 1 मैन शो नहीं है, 3 सीनियर मोस्ट पीपल वो बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। अब आपने उसको ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील क्यों किया? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल है? देखें कि 3 जज साहबान थे, तीनों ने बैठ के जो है वो बनाने थे बेंचेस। चीफ जस्टिस ने 2 मीटिंग्स में इख्तलाफ किया, लेकिन मीटिंग्स में वो बैठे, मीटिंग का बाइकआउट नहीं किया, अपनी राय दी। और अब उसके बाद जो है वो जब अदरवाइज सूरत हुई है तो उन्होंने मीटिंग में जो है वो बैठने से इनकार कर दिया।
تو معاملہ یہ ہے سر کہ قاضی اب فائز عیسیٰ نے خود یہ جو- مثال قائم کی تھی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آپ لائے تھے اور وہ معاملہ عدالت میں گیا تو قاضی صاحب جی، خود جی۔ اس عدالت میں نہیں تھے بیٹھے جس میں بندیال صاحب بیٹھے ہوتے تھے. تو اب منصور علی شاہ صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی, قاضی صاحب نے خود اس کی مثال قائم کی. ان کو بٹھایا نہیں گیا, ان کو بٹھایا نہیں جاتا تھا. یہاں پہ جو ہوتا رہا ہے سر وہ عدالت سے اٹھ گئے کہ اس وقت تھے, قاضی صاحب عدالت سے اٹھ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا چیمبر ورک کروں گا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. نہیں, وہ ان کے ساتھ جس طرح کا جو ہے وہ ایک سلوک ہوتا رہا ہے وہ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب دونوں کیا ہوتا ہے سر, کچھ بتا ہی دیں, ہمیں بھی پتہ چل دے کیا ہو رہا تھا. نہیں سارا آپ کو پتہ ہی ہے, اس میں کوئی شک شبے والی بات ہے. راجہ صاحب جو ایک ایشو ہے میرے خیال میں اس کے اوپر جب تک پارلیمنٹری کمیٹی یا پارلیمان کے اندر بحث نہ کی جائے اور رات 12 بجے کوشش کی جائے مہر لگ جائے تو تب تک شکوک برقرار رہیں گے. اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے, سیاسی جماعتیں اپنا اپنا نقطہ نظر رکھیں ہر سٹیپ کے اوپر, ہر ریفارم کے اوپر. آرٹیکل 8 کو چھیڑنا ہے یا نہیں چھیڑنا, آئینی عدالت بننی ہے نہیں, پارٹیاں ان بلیک اینڈ وائٹ اپنا نقطہ نظر رکھیں, پھر بات آگے چلنی چاہیے. راجہ صاحب دیکھیں یہ تو عام حالات میں ہوتے ہیں نا جب نیت کچھ اور ہو. میں عرض کر رہا ہوں یہاں نیت بالکل یہ ہے کہ اپنی الیکشن کی جو ہار ہے اس کو کسی طرح چھپانا ہے, جو برتر پارٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے, جو بڑا لیڈر ہے اس کو جیل میں ڈالنا. یہ تمام عمل جو ہے بدنیتی کی بنیاد پر ہو رہا ہے, ورنہ یہ 2-3 مہینے بعد کر سکتے ہیں. یہ کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ہمارے بارے میں جو ایک نقطۂ نظر ہے, وہ جس قسم کے فیصلے ہمارے حوالے سے کر رہے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو ایک موقع ملا ہے. 2010 میں افتخار چودھری, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, افتخار چودھری صاحب اس وقت درپے تھے پیپلز پارٹی کے, اس لیے کوئی سوال نہیں ہوا. اس وقت کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی یاد نہیں آیا کہ ہم نے آئینی عدالت بنانی تھی اور ان سے اختیارات لے کر کسی اور جج کو دینے تھے, نہیں کیا گیا. آج جو کیا جا رہا ہے وہ بالکل اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ 26 اکتوبر سے پہلے عدالت بنا کر اس کے چیف جسٹس کو مقرر کر کے, دیگر جج صاحبان کو مقرر کر کے ایک جماعت پہ حملہ کیا جائے, عمران خان پہ حملہ کیا جائے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر نیک نیتی ہے تو اس تمام عمل کو 4 مہینے مؤخر کر دیں, 5 مہینے مؤخر کر دیں, پھر بات کریں ہم سے. اس لیے جو چیز 77 سال سے نہیں ہوئی اس کو آج کرنا, 26 اکتوبر سے پہلے کرنا, لوگوں کو اغوا کرنا, لوگوں کی بیویوں بچیوں کو اغوا کرنا, ان کو ترغیب دینا, اس سب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک صحت مند آئینی ترمیم کی جائے. اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں ایک جو فریب کا نظام ہے اس کو تقویت دی جائے. تو اس لیے میں اس بحث میں زیادہ پڑھوں گا نہیں, کیونکہ جو بات ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی عوام دیکھ کہ مجھے فکر غم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آج ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, میری سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ہوگا, وہ ہے مجھے. لیکن آپ جو پیغام دے رہے ہیں ہر پاکستانی کو, ہر نوجوان کو, ہر بچے کو, یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون بس ایک کھلواڑ ہے, ان کو استعمال کیا جاتا ہے اہداف کے لیے, ورنہ ان کی نہ کوئی حرمت ہے نہ ان میں کوئی سچائی کا عنصر ہے, یہ بس ایک کھیل اور تماشا ہے. ایک ایسا خوفناک پیغام ہے جو نسلوں کی, میں سمجھتا ہوں نسلوں میں سرایت کر جاتا ہے, اور آپ کا ملک جو ہے وہ ایک جنگل بنتا چلا جا رہا ہے. اچھا سر, ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بارز کا رول بڑا کلیدی ہے جی, کیا رائے بارز کی طرف سے کیا رائے آتی ہے, بارز کیا کہتی ہیں اوور آل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی میرے ساتھ ریحان عزیز ملک صاحب جو صدر سندھ ہائی کورٹ بار ہیں, ان کے نام چھوڑیے, ویسے بتائیے کیا کہتی ہیں بارز. بار کا دیکھیں, جیسے سندھ ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کا میں نے نام لیا, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ان کا نام میں نے لیا, بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. ہمارا موقف ہم ایک پیج پہ, ہم اس ساری جو پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. اگر آپ ایسی یہ ایکسپریشن بڑا سخت ہے آپ کا کہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, کیونکہ آئینی عدالت بھی کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنانے کی کوشش ہے, کانسٹیٹیوشن سے معاملہ نہیں ہوگا, ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. آپ جب آرٹیکل 189 کو بھی امینڈ کر دیں گے, 184(3) کو بھی آپ امینڈ کر دیں گے, اس کی ججمنٹ بھی بائنڈنگ نہیں ہوگی. 199 کو بھی کیا جا رہا ہے, 199 کو بھی کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. آرٹیکل 9 جو ہے 9 میں تو ایک اضافی ہے, لیکن 8 والے اختیارات کمی ہو رہی تھی فنڈامنٹل رائٹس. سیکورٹی آف پرسن اینڈ لبرٹی آف اے پرسن, یعنی لائف اینڈ لبرٹی آف اے پرسن, اس کو بھی آپ کریں. آرٹیکل 8 کو بھی آپ امینڈ کریں, انسانی حقوق, یعنی آپ پورا جوڈیشل سٹرکچر چینج کر رہے ہیں, اور آپ ایک کورٹ ایسی بنانے جا رہے ہیں جس کو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ
मैं ये उसको कहूंगा कि वो सियासी कोर्ट बनने के लिए जा रही। सियासी कोर्ट? मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है कि उसकी आप कहते हैं कि जो आईनी अदालत है वो एक पॉलिटिकल कोर्ट है। मैं इसलिए कि उसकी जो अपॉइंटमेंट का तरीकेकार है वो प्राइम मिनिस्टर विद कंसल्टेशन प्रेसिडेंट करेंगे। ये तजर्बा हमने जजेस की तैनाती में पहले कर लिया हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो जजेस लगाए जाते थे। तो उसके बाद ये जुडिशल कमीशन वाला तरीका अपनाया गया, वो तरीका फेल हो गया था पहले वाला भी, जो प्राइम मिनिस्टर की हालांकि जो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन होती थी वो बाइंडिंग होती थी, इवन देन वो तजर्बा हमारा फेल हुआ। तो आज जब आप एक सियासी तैनाती करेंगे तो उस कोर्ट के ऊपर क्या ट्रस्ट होगा। और मुझे उससे भी आगे, अगर ये आईनी अदालत बन जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत होगी? वो एक सबॉर्डिनेट कोर्ट होगी, वो एक जस्ट दीवानी कोर्ट होगी। उसके पास तो कोई ना उसकी जजमेंट बाइंडिंग होगी बाकी इंस्टीट्यूशन पे, ना सुप्रीम कोर्ट के पास 184 के अख्तियार होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वही केसेस सुनेगी, प्रॉपर्टी के सुनेगी, कोई मर्डर केस आ गया है, कोई 190 का अख्तियार जो है वो भी चला जाएगा, आईनी अदालत 184 भी चला जाएगा, 199 इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर जो हाई कोर्ट से उनके पास है रिट जुरिस्डिक्शन। उसमें भी आपने कदगन लगा दिए कि अगर आप सिक्योरिटी का इशू कहेंगे कि ये रिलेटिंग टू सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर रेट भी लाए नहीं करेगी। तो यानी आप जिसको मर्जी सिक्योरिटी के नाम पे फिर उठा रहे, जिसको मर्जी आप महबूज कर ले, भी वफाकी आईनी अदालत के पास चले जाए। मैं उस पे ये कहना चाह रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको कहा जा रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अगर आप जुडिशल रिफॉर्म की बात करते हैं 7 से 8 लाख केसेस पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेस पेंडिंग है। आप वहां तो रिफॉर्म नहीं ला रहे, आप एक नई कोर्ट बना रहे हैं। कितने केसेस है टोटल? 187 जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, उसके लिए आप एक नई कोर्ट बना रहे हैं। टोटल तादाद उन केसेस की 187 है। 187 उसके लिए आप तो जो 7 लाख 8 लाख केसेस नीचे, उस पे आपने जुडिशल रिफॉर्म राना सनाउल्लाह साहब आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा कि राना सनाउल्लाह आईनी अदालतों को इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं जिस तरह ये आईनी अदालतें इन्होंने अपने प्रिंसिपल और रूल्स के तहत बनाई है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वो ये जाली मैंडेट पर आई वो हुकूमत है, क्योंकि ये बार बार साजिश और प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए कर रही है कि इन्हें अपनी हुकूमत बचाने की सबसे ज्यादा पड़ी है, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने की और अपने आप की पड़ी हुई है। यही वजह है कि इन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को यरगमाल बना रखा है और उन्हें अपने मातहत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी का जनाजा निकाल दिया है, लेकिन खुद को इस मुल्क पर मुसल्लत रखने के लिए और इस मुल्क में करप्शन करने के लिए और करप्शन की सजाओं से बचने के लिए ये आज हर हद तक जाने को तैयार है। और यही वजह है कि ये आईनी अदालत इस मुल्क में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा इनकी जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की जमानत है। मुबैना तौर पर वो इस हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं। जब तक वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे तब तक इनकी हुकूमत भी कायम रहेगी। ये तासुर मिल रहा है। नाज़रीन, जब ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को इस बात का इदराक हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, क्योंकि वो एक आजाद जज है और इनके लालच में, इनके प्रेशर में या इनकी ऑफर्स में नहीं आएंगे, जैसा कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया और पीटीआई का जो हक बनता था उन्हें वापस किया। और इस पर अब नून लीग वालों को बहुत ज्यादा आग लगी है। इसी वजह से ये अब नींदें हराम हो गई और इनकी रातों रात दौड़े लग गई। इसी वजह से इन्होंने आईनी अदालतें बनाने का प्रोपेगेंडा शुरू किया, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से नहीं रोक सकते तो फिर ये मुल्क में आईनी अदालतें बनाकर सुप्रीम कोर्ट को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा जो इस रियासत का सतून है, उसको तबाह करके एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसे आईनी तौर पर तो बुलाया जा सके, जबकि दर हकीकत वो जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की कठपुतली हो, और इसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा ही करेंगे। नाज़रीन, आज नदीम मलिक ने शो के दौरान जिस तरह से सबूतों के साथ राना सनाउल्लाह की बोलती बंद की, इसके बाद जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए और इन्हें इस तरह के प्रोपेगेंडाज और साजिशें करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना वो वक्त दूर नहीं जब अवाम इनके चेहरे देखना तक गवारा नहीं करेगी। लेकिन नाज़रीन, तब तक तो इस मुल्क का मजीद दिवालिया निकल जाएगा जो अब तक इस मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को करप्ट सियासतदानों से निजात दे और ये मुल्क हकीकी जमहूरियत के मुताबिक और कानून और आइन के मुताबिक चलना शुरू हो जाए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।